गरिमा एवं गौरवपूर्ण हिंदी साहित्य के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर सूर्यबाला की लिखी हुई कहानी कहाँ कहाँ से लौटेंगे हम। हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित और सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर सूर्यबाला जी ने अपनी लेखनी से समाज के सूक्ष्म यथार्थ को अत्यंत संवेदनशीलता और व्यंग्यात्मक सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त किया है। उनके सौंदर्य में जीवन की सच्चाइयाँ सहजता से उभरती हैं और पाठक को भीतर तक सोचने पर विवश कर देती हैं। आज उन्हीं की एक मार्मिक और प्रभावशाली कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। मेधा, बेटू और साशा 2.5 हफ्तों की बोरियत से भरी थकान के बाद अपनी अपनी सीटों पर लुढ़क लिए हैं। बचा रहा मैं अपनी मनमानी आवाजाहियों के साथ, हमेशा एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे। उन्हीं बीते 3 हफ्तों में बार बार लौट कर आता जाता, चहलकदमियाँ करता, मनचाहे पलों में बंधता, बिंधता और मोहाविष्ट होता हुआ। फ़ोन, पापा, घर, लोग, अपने घर में अजनबी मेहमानों सा रहता मैं, मेधा, बच्चे और वो शाम। सब कुछ कितना अप्रत्याशित, एक अविश्वसनीय, अविस्मरणीय नाटक की तरह। सुहास के साथ मैं उस नए घर में घुस रहा हूँ, यानी वसु के घर में। विशाखा दीदी और वृंदा के बाद अब वसु का भी घर। अनमना और उद्विग्न, शायद वसु के इस घर को मान्यता नहीं दे पाया है मेरा मन। सुहास बेल नहीं बजाते, जेब में रखी चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं और मेरे साथ अंदर दाखिल होते हैं। वसुधा, प्रिया, देखो कौन आया है। तत्क्षण एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, मुझे साथ लिए लिए, और सामने किचन के दरवाजे पर वसु है। गैस पर रखे तवे पर पराठा डालती और बगल में छोटी सी कुर्सी मेज पर पराठे वाली प्लेट के साथ प्रिया। अचानक मुड़ी, हाथों में कलची थामे हकबकी खड़ी वसु मुझे विस्फारित आंखों से देखे जा रही है, अपलक, एकटक। उसके बाल पीछे एक चोटी में बंधे हैं और भौहों के बीच छोटी सी बिंदी है। वो पूरी की पूरी 20 साल पहले की माँ सरीखी दिख रही है। दादा! अचानक पूरे घर में एक बदहवास चीख गूंजती है और वसु कलछी फेंक दौड़ती आकर मुझे अपनी दुबली बाहों में जकड़ लेती है, तेज और खूब तेज रोती हुई। तब तक नहीं छोड़ती जब तक सुहास आकर जबरन मुझे मुक्त नहीं करते। अपने को मुक्त करवाने की कोई इच्छा मुझ में भी कहाँ है, क्योंकि वसु की रुलाई एक महानद है जिसमें उसके सारे रोष, आक्रोश, विक्षोभ और धिक्कार हिमखंडों की तरह बहते चले जा रहे हैं। शायद उसे पता है इस समय भगीरथ हुआ मैं सारे आवेगों को रोकने, शिरोधार्य करने के लिए प्रस्तुत हूँ। कहीं कुछ गलत नहीं। ये बहुत ज़रूरी उपालंभ थे जो मेरे और वसु के बीच, जैसे बहुत सारे जलजलों और प्रलय के बाद, वे एक मजबूत खंभों वाला पुल बना रहे थे। उसके अंतहीन आरोप जितने अनकहे थे, मेरा मौन स्वीकार उतना ही निःशब्द। मेरे रोए रोए से निकल रहा था, तू जीत गई वसु, और तेरी इस जीत से तुझसे ज़्यादा मैं खुश हुआ। मेधा भी तो होगी ही, तेरी बिना दहेज शादी जो हो गई। माँ की बात याद आई। वसु के तरीके हमेशा से आग पानी वाले ही रहे, लेकिन उसके उद्देश्य की निर्मलता में मुझे कभी संशय नहीं रहा। वसु अब भी मुझसे हिलकी खड़ी सुहास की तरफ शायद गुमान से देख रही थी, विजय दर्प से भी, कि तभी किचन से तेज जलने की गंध आई। तवे पर पड़ा दूसरा पराठा पूरी तरह जल गया था। प्रिया प्लेट पर चम्मच मारती हंसती हुई चीख रही थी, वसु आंटी, पलाता जल गया ना। और इसके पहले कि वसु उसे डपट कर चपतियाती, वो बेतहाशा खींची खींची हंसती चली जा रही थी। वेणु मामा, वसु आंटी का पलाता जल गया, ही। और मैं सोच रहा था, वसु आंटी यानी वसु मम्मी या माँ नहीं कहलाती प्रिया से, और वेणु मामा, इसका मतलब वसु ने खूब सारी बातें बताई हैं इसे मेरे बारे में। वसु के पास हमेशा से जीने के अपने तरीके और अपनी शर्तें रही हैं। और ये सुहास जोशी कैसे उस दिन अकेले घर आकर मेरा पैर छूने के साथ ही सुहास बन गया था। कितना अंतर था उस सुने हुए सुहास जोशी और सामने खड़े पारदर्शी आंखों वाले सुहास में। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा वसु बताती थी, कहा था सुहास ने। तुम एक दिन लंबी चोटी बनाना मेधा। कलछी लिए पराठे उतारती वसु मुझे वापस माँ जैसी लगने लगी थी।
ऐसे माँ हम तीनों को बिठाकर हमारी छोटी तश्तरियों में पराठे डाला करती थी। खाकर अपनी अपनी तश्तरियाँ उठाई या नहीं, मुंह ठीक से साफ किया या नहीं, अगर हम चुगली खा रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं तो हमारे चिढ़ाने का स्तर क्या है, हम पढ़ रहे हैं तो झूठ मूठ का रट्टा मार रहे हैं या समझ भी रहे हैं। कुछ सालों रंजन भैया भी तो हमारे साथ रहकर पढ़े थे। तब सबसे पहले हम सबके सब अपने बड़े भैया से हंसी मजाक करते हुए भी कहीं अशिष्ट तो नहीं हो रहे हैं। हमारे बीच गाली गलौज हुआ तो भी जाने कहाँ से उन्हें खबर लग जाती और दोनों भाइयों को तलब कर कहा जाता, अभी अभी तुम लोग एक दूसरे को जो जो गालियाँ अर्थात उल्लू, गधा, घोंचू, निकम्मा, नालायक, लंपट और सुअर का बच्चा आदि दे रहे थे ना, उन सब में लंपट और सुअर का बच्चा निकाल दो कहकर हंस देती माँ। रंजन भैया ठीक है कहते हुए भाग खड़े होते और हम वापस वसु को मूर्ख बनाने की योजना बनाने लगते, क्योंकि वृंदा तो सीधी थी लेकिन वसु छोटी होने पर भी अव्वल नंबर की शरारती और चुगलखोरेन। वही वसु इस समय बालों को एक साथ पीछे बांधे बहुओं के बीचों बीच वाली लाल बिंदी में मेरी और सुहास की प्लेटों में चाय के प्यालों के साथ पराठे डाल रही थी। उस समय मेरा मन कर रहा था मैं वसु से कहूँ, जा पहले सी 2 चोटियाँ करके आ, जैसे बचपन में माँ तेरी और वृंदा की किया करती थी, चिकने बालों वाली 2 लंबी चोटियाँ। फिर उन्हें एक दूसरे में फंसा कर दोनों तरफ रेशमी रिबन के फूल बना दिया करती थी। माँ को लंबे रेशमी बाल अच्छे लगते थे, बड़े मन से बेटियों की चोटियाँ गूंथती थीं और वे बेटियाँ उन चोटियों में खुद को बला की फैशनेबल समझती थीं और मुझे और रंजन भैया को लड़ाका और बुद्धू एक साथ। सचमुच बारीक शरारतें तो लड़कियां ही कर ले जाती थीं, हमेशा चुलबुली, हमेशा नटखटी। हम भाइयों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती। बेशक दिन भर घर में दौड़ दौड़ कर माँ की मदद करती, सारे छोटे बड़े काम जैसे कपड़े तहाना, आटा गूंथना, सब्जी काटना, उफनती दाल का ढक्कन दौड़कर हटाना, भाइयों के दोस्तों के लिए चाय बनाना और पहुंचाना भी, अपना और भाइयों का भी टिफ़िन लगाना, भाइयों को पानी का गिलास भी पहुंचाना, मुंह चिढ़ा चिढ़ा कर। लेकिन कसर बाद में निकलती ना, जब रंजन भैया ज़रा अंग्रेजी के शब्दार्थ बता दो और जब वेणु दादा ज़रा स्वास्थ्य रक्षा का डायग्राम बना दो। ऊपर से बाजार दौड़ा दौड़ा कर कभी शार्पनर, कभी स्केल तो कभी कैंपस बॉक्स। जान पहचान वाली आंटियां समझती मिसेस शुक्ला बहुत बैकवर्ड हैं, लड़कियों से ही घर के सारे काम करवाती हैं। माँ हंसती, लड़कियां ज़्यादा करीने से काम करती हैं, लड़के चीज़ें रखते कम तोड़ते ज़्यादा हैं, काम करते कम बिगाड़ते ज़्यादा हैं, पहले झेपते हैं फिर मौका पाते बहनों की पिटाई करने दौड़ते हैं। ये भाई बहनों वाली आपसी खटमीठियाँ हैं, यहाँ लड़का लड़की और भेदभाव वाला मामला ना उठाया जाए तो ही अच्छा। मेरी बच्चियों में न किसी की तुलना में आत्मविश्वास कम है न समझदारी। अचानक मन किया प्लेन में मेरी बगल की सीट पर सोती मेधा को जगा कर कहूँ, सुनो तुम एक दिन लंबी चोटी बनाना और उसे जूड़े की शक्ल में घुमा कर मोड़ देना, फिर बहुओं के बीच एक छोटी लाल बिंदी भी लगाना माँ की तरह। छोटी थी तो वृंदा वसु खीखी खीखी करके चिढ़ाती, माँ तुम बिल्कुल अमर चित्रकथा की राजा हरिश्चंद्र वाली शैव्या लगती हो। चुप कर, ताई जी टपटती, जो मन में आया बोल दिया। 7 जन्म लोगी तो भी अपनी माँ जैसी समझदारी नहीं पाओगी। पूरे कुटुंब में एक वही तो है जो सबको एक में बांध कर रखती है, उससे जुड़कर ही सब आपस में जुड़े हैं, नहीं तो काटो खाओ करने वाले कम हैं क्या अपने यहाँ भी। यानी चाहे दुनिया जहान एक तरफ ही जाए, ताई अपनी इस देवरानी के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ की सौभाग्य रात्रि। अचानक वो प्रसंग याद आ गया जो ताई ने एक दिन माँ, पापा और सारे कुटुंबियों की उपस्थिति में ठिठोलियों के बीच थप्पड़ी मारकर हंसते हुए बताया था। हुआ ये था कि विवाह की अगली सुबह दोस्तों के चिढ़ा चिढ़ा कर तंग करने पर जब पापा ने अनायास अपनी सौभाग्य रात्रि की दुर्दशा बनाम आप बीती बयान की तो दोस्तों का हंसते हंसते बुरा हाल हो रहा था। तब घर में टिके मेहमानों को बूंदी के लड्डू और मठरियाँ बंटवाती ताई ने भी बिना जतलाए सुनकर कंठस्थ कर लिया और अब जब मूड आता अपने विशिष्ट अंदाज में छौंक बघार लगाकर बताती कि कैसे उनकी पंडिता देवरानी ने बेचारे उनके भकुआ देवर को पहली रात ही अपने ज्ञान धर्म से चित्त कर दिया था। बकौल ताई,
मथ टीके झुमके से सजी रुंझुनी पायल बजाती माँ ने पहले तो मदर इंडिया फिल्म की नरगिस की तरह पति के चरणों में झुककर माथा नवाया, फिर शहद घुली गुनगुनी आवाज में बोल गईं, पता नहीं मैं आपके योग्य हूं या नहीं। लेकिन पिता ने जब झुकने से पहले उन्हें कंधों से उठाकर कहा, योग्य अयोग की कैसी बात, आज से हम तुम एक दूसरे के पूरक होंगे। डायलॉग तो वे भी डटकर ही आए होंगे। तो माँ वैसी धीमी आवाज में फुसफुसाई, जैसे आप जोड़ तो मैं बाकी, आप गुणा तो मैं भाग। अचकचाए पिता को भाग ने सहारा दिया। हाँ, मेरा भाग यानी मेरा अटूट हिस्सा, मेरा भाग्य। भाग्य ना भी बन पाई तो भी साथ दूंगी हमेशा सौभाग्य और दुर्भाग्य में। कैसी बात करती हो, अब कैसा दुर्भाग्य? हाँ, आप ठीक कहते हैं, जब हम दोनों साथ होंगे तो कैसा दुर्भाग्य। विवेकानंद ने कहा है ना, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। पिता मन में खींचे, पूछो इस भागमानी से कि इस समय विवेकानंद को बीच में लाने का क्या तुक। जब तक माँ को याद आया, ठीक इसी आशय का बिंदु जी महाराज का एक भजन भी है। अब तो पिता मन ही मन पस्त हो लिए, हे भगवान, अभी विवेकानंद गए भी नहीं कि बिंदु जी महाराज पधार गए। आइए महाराज, पवित्र कीजिए हमारी सुहाग शैया को। फिर माँ का ध्यान दूसरी ओर खींचने की गर्ज से मुस्कुराते हुए कहे, तुम्हें सप्तपदी के सातों वचन याद है ना? पंडित जी ने क्या कहा था? यही कि आप किसी चीज के खरीद फरोख्त क्रय विक्रय में मुझसे मशवरा करेंगे, अनुष्ठान में हमेशा मुझे साथ रखेंगे। खुश हुए पापा। तो चलो अभी ये प्रतिज्ञा लें कि हम दोनों एक दूसरे की राय सुझाव से हमेशा सहमत होंगे। अब माँ की ईमानदारी आड़े आई, लेकिन हर बात पर एक दूसरे से सहमत होना तो बहुत कठिन है, व्यवहारिक भी नहीं, लेकिन आदर सम्मान तो करूँगी ही। वैसे भी सहमति देना और सहमत होना दो अलग चीज़ें हैं, और जानती हूँ वह समझदारी मांगती हैं। वो तो तुम हो ही। पिता अंदर से कुढ़ कर ऊपर से मुस्कुराए। अभी देख ही लिया है मैंने, उन्होंने मन ही मन सोचा, और फिर लाड़ जताते हुए बोले, चलो तुम मुझसे ना सही, मैं तुमसे सहमति लेकर ही। अरे नहीं, इस तरह तो आप अपने ऊपर अत्याचार करेंगे। मैंने कहा ना, किन्हीं दो व्यक्तियों का एक दूसरे से सहमति लेना और सहमत होना दो अलग बात है। पिता का कहना था कि यहाँ तक आते आते उनका सब्र जवाब दे गया। किसी तरह जल्लाहट पर काबू पाते हुए बोले, ये बताओ, सारे शास्त्रार्थ आज ही पूरे कर लेने हैं या कुछ बाकी की जिंदगी के लिए भी छोड़ना है? आधी से ज़्यादा रात तो बीत गई, थोड़ी बची है, और भी जिन जिन महापुरुषों को न्योता देना है बुला लो, वरना फिर क्या हुआ? दोस्तों की उतावली चरम पर थी। फिर क्या? पापा थोड़ी झेप थोड़े मजाकिया लहजे में बोले थे। सहमत हो गई और क्या। छत फोड़ ठहाके ने सारे घर को झंझना दिया था। ताई जब कभी चुहल के मूड में होती, बुआओं और चाचा के सामने अपने प्रभाकर लाला और लाडली देवरानी की खिंचाई करने से बाज नहीं आती। सबके सामने बाकायदे घोषणा कर देती, अच्छा भैया, अब तो मेरा मन विवेकानंद और बिंदु महाराज वाली कथा सुनाने का हो रहा है। क्यों लाला, शुरू करूं? पापा तत्क्षण झेपते, भौजाई मेरी नहीं तो अपनी उम्र का लिहाज करो, और हाथ जोड़ देते। संकोच और शर्म से पानी पानी होती माँ पापा को आंखें तरेड़ती हुई अंदर चौके में चली जाती। पता नहीं मुझे अपनी माँ के सौभाग्य रात्रि का ये प्रसंग इतना प्रिय क्यों लगता है। शायद इसलिए कि ये मात्र एक प्रसंग नहीं, एक पूरा कालखंड है, एक पूरी जीवन शैली है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। एक बार अपनी गली के नुक्कड़ वाले अहाते में नवरात्रि की राम कथा चल रही थी। इस तरह की राम कथा, भागवत कथा या किसी न किसी माता का श्रृंगार या जगराता आए दिन की घटनाएं थीं। आगे पीछे की गलियों से चंदा उगाहा और 4-6 तखत जोड़कर मंच बना दिया जाता। ऊपर यहाँ से वहाँ फहराती पतंगी कागजों की झंडियाँ, और फिर रात रात भर चलते झांझ मंजीरे, दोहे चौपाई से कव्वालियों तक। वैसे भी वो उम्र राम कथा सुनने की ना होकर यार दोस्तों की ज़बरदस्ती पकड़ाई उल जलूल किताबें पढ़ने की थी। ऊपर से लाउड स्पीकर से आती आवाज़ें सारी पढ़ाई और मूड का कचरा कर डालती थीं। लेकिन उस दिन अनायास कथावाचक गुसाई महाराज की अगाध भक्ति में डूबी आवाज़ मुझे अलग तरह से चौंका गई। जानकी माता की श्रृंगार के प्रसंग में वे रामचरितमानस के श्रृंगार रस पर बोलते हुए विभोर हो रहे थे कि मानस में गोस्वामी जी ने तो सीता के नख शिक का प्रसंग आते ही माथा टेक दिया।
उस जगत जननी जगदम्बिका भवानी की श्रृंगार शोभा का वर्णन करना मुझ अकिंचन के वश का है क्या? श्रृंगार की दिव्यता की पराकाष्ठा है जानकी का नक्शिक। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रसंग हैं हमारे भारतीय वाङ्मय में। एक प्रसंग में जब सीता की भेजी चूड़ामणि दिखाकर राम लक्ष्मण से पूछते हैं, देखो लक्ष्मण, ये सीता की ही है क्या? तो लक्ष्मण कहते हैं कि कैसे पहचानूं मैं भैया, भाभी के पैरों के ऊपर कभी मेरी दृष्टि पहुंची ही नहीं ना। और कथावाचक गोसाई महाराज का छंदों में बंधा तन्मय स्वर गूंजता है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी कर देखा नहीं है। गोस्वामी जी गायक वृंदों के साथ गा रहे हैं, हारमोनियम, तबला और मजीरे की संवेद धुनों के बीच लरजते स्वर। तो रो कर के कहा लक्ष्मण ने कि भैया पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। मैं गाने की कोशिश करते करते झेप और सकुचा जाता हूँ। आधी रात में प्लेन के अंदर के निरब्र सन्नाटा और मेरे अंदर तरन्नुम में बजते तबला, हारमोनियम और गाते हुए गोसाई महाराज की आवाज़ गूंज रही थी। हमारी संस्कृति की एक झलक, श्रृंगार रस की दिव्यता की पराकाष्ठा है ये। और आज हमने श्रृंगार को जिस विकृति के गर्त तक पहुंचा दिया है, वहाँ मात्र असंतोष, लोभ, विनाश और विध्वंस के सिवा कुछ नहीं है, तथा मूल में है असंतुलन, असंतोष और अपरिमित लोभ। भटक गए हैं हम आपकी धुरी से, इस हद तक कि संभलने का होश तक गंवा बैठे हैं। तब ये सब सोच पाने की ना उम्र थी ना समझ। सौभाग्य रात्रि वाली बात भी घर में चलते एक मज़ेदार प्रसंग से ज़्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन अब वो एक समूचा कालखंड है। वसु उसी कालखंड की उपज है। आने से पहले मुझे जकड़ कर चीत्कार करती वसु, ना जाने कितनी चीज़ों के लिए थी उसकी चीत्कार, और माँ की सौभाग्य रात्रि की स्मृति कैसे एक साथ होली पता नहीं। मेरे साथ हमेशा स्मृतियों का ये काफिला न चला करता तो मैं भी मेधा की तरह आधी रात की इस फ्लाइट में चैन से सो न रहा होता। हाँ, मैं नहीं सो पा रहा ना, बावजूद इसके कि पिता की मृत्यु के शोक संताप से जुड़े सारे आवेग क्रमशः थम चुके हैं। माँ ने शांत निरुद्वेगी भाव से मुझे विदा भी दे दी, मन चाहे जितना भी भारी रहा हो। भारत प्रवास के दौरान बच्चे बीमार नहीं पड़े और मेधा सबके साथ ठीक ठाक रह ली। मेरी तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। सारे कर्तव्य के बाद अब स्वेच्छा से वापसी हो गई, होनी भी चाहिए थी। भरे पूरे परिवार का तृप्त, संतुष्ट गृहस्थ, सुख सुविधाओं से समृद्ध जीवन। सबसे बढ़कर इससे ज़्यादा रह पाना अब उस घर में संभव ही नहीं था। बच्चे तो शायद ये सोचकर ही आखिरी दिनों में शांत थे कि अब तो 2-4 दिनों में अपने घर जाना ही है। लेकिन ये कैसे काफिले हैं जो लगातार साथ साथ चल रहे हैं। फ्लैशबैक की आवाजाइयाँ ख़त्म होने ही नहीं आ रही हैं। जब पहली बार कॉलेज टूर पर कलकत्ता गया था, दशहरे की छुट्टियों में दुर्गा पूजा की धूम, हर जगह लंबे घुंघराले बालों और बड़ियारी आंखें वाली तेजोदीप्त दुर्गा, पीछे पीछे नाचते झूमते बावले बंगाली, आवारे ऐशो माँ, चैतन्य महाप्रभु की तरह हाथ उठाए गाते बजाते, अबीर गुलाल उड़ाते, सौभाग्यवती युवतियों का सिंदूर खेला, अंदर बाहर की समूची चेतना में सनसनाता एक तन्मय भाव। उससे भी बहुत पहले जब पापा को पहली बार LTA मिला था, हम सब साथ साथ मुंबई आए थे। हम चकबके से देखते रहे थे आसमान छूती इमारतों और डबल डेकर बसों को, हर कहीं हलकोड़ता समंदर, झमझमाती बारिश, गीले पत्तों के पंख फड़फड़ाते नारियल के पेड़, और उसी भीड़ भाड़ में ट्रकों, वैनों और ट्रॉलियों में विराजते सूंड में मोदक लिए गदगदे बच्चे से प्रसन्न वदन गणपति। एक दो नहीं, अनेक, अधिक संख्य जुलूस निकल रहे हैं। संवेद उद्घोषों से आकाश गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरया, पुरचावर्ती लवकर। या पता चला गणपति विसर्जन का त्यौहार है, बहुत मान्यता है इसकी। ठस्सम ठस भरी सड़कों पर नाचते कूदते लोग, नगाड़ों की तड़ातड़ 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 का तेज शोर, अबीर गुलाल के गुबार, माथे पर रंग बिरंगे बैंड वाले लड़के, रंगीन चमचम साड़ियों में सजी युवतियाँ, सुध-बुध बिसरे मस्त मगन नाचती हुई रास्ता बनाते लोग। इंतज़ाम बरोबर, बाई लोग इधर को, मर्द मानस वो बाजू। लो भैये, कलकत्ते में माँ गो, मुंबई में बप्पा मोरिया रे। तो मगन है लोग मैया बप्पा से लेकर भगवानों की 33 करोड़ रिश्तेदारियों में।
कहीं माता की चौकी, कहीं बाके बिहारी का श्रृंगार, कहीं हनुमान जी की जयंती, कहीं शिव शंकर का रुद्राभिषेक, इसके सामने सारे डिस्को फेल। दिस इज़ रियल इंडिया। वॉट इंडिया छोड़ो भी, इससे कहीं बड़ा समंदर, इससे कहीं ज़्यादा साफ सुथरी और प्रदूषण मुक्त नदियाँ, पहाड़, हरियाली, घाटियाँ, सड़कें, रोशनी की हाट वाला ये महादेश। लेकिन मेरे अंदर एक बारिश झमझमाती है, एक समंदर हलकोड़ता है, एक बेसुधी तारी होती है। अनजाने एक आवाज़ उन संवेद आवाज़ों के साथ हो लेती है। पुरचावर्ती लवकर या अगले बरस जल्दी लौटना, आना जल्दी लौटना, किस देश किस काल से, या फिर हमारे अपने अंदर ही बार बार लौटना। लौटूंगा तो किवाड़ों की ओट विशाखा दीदी खड़ी रो रही है, मेरी दी घड़ी हाथों में बांधे वृंदा, और मुझे जकड़ कर हुमसती हुई वसु। हाँ, लौट रहा हूँ मैं। मुझे अच्छा लग रहा है, वरना असल के भाई बहन तो अब सिर्फ जिक्रों में मिलते हैं ना, और उनके बच्चों का तो जिक्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे सिर्फ एक दूसरे के मुंह से सुने जाते हैं, देखे महसूसे नहीं। देखे महसूसे जाते तो राखी बांधते टीका करते, फिर उसी बात पर रोते गाते, लड़ते झगड़ते। भाई अपनी बहनों से ज़्यादा मौसियों चाचियों वाली छोटी बहनों को प्यार करते, या फिर ताई वाली दीदी को। अपनी बहनें खींचती, लेकिन माएँ कभी नहीं कहती कि ये तुम्हारी सगी बहन है, वो चचेरी। प्रतिमाएं विसर्जित हो रही हैं, पुरचावर्ती लवकर या कहाँ कहाँ से लौटेंगे हम। क्या है जो ये समय हमें नहीं दे पा रहा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी कहाँ कहाँ से लौटेंगे हम। सूर्य बालाजी की कहानियाँ पारिवारिक जीवन के विविध पक्षों को बड़ी सहजता से प्रकट करती आगे बढ़ती हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के विघटन, समाज में होते बदलाव और दाम्पत्य जीवन का यथार्थवादी स्वरूप सूर्य बालाजी की कहानियों की विशेषता है। आशा है कहानियाँ आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।